अभी तक आपने सुना मैं आपके भाई की बीवी हूँ, लेकिन उस बहसी दरिंदे पर कोई असर नहीं पड़ा। तभी अचानक से कमरे का दरवाज़ा खुला और उन्होंने मुझे छोड़ दिया। मैंने उठकर देखा तो सामने मेरी सास थी। मैं तेज़ी से उठकर उनके कदमों में जा गिरी और बोली, मुझे बचा लीजिए माँ। मेरी सास ने एक नज़र मेरे जेठ की ओर देखा और एक नज़र मेरी ओर और फिर अपने कमरे में चली गईं। अब आगे वो जाने लगी तो मैं रोती चीखती हुई बोली, माँ आप ऐसे नहीं जा सकती। इतना बड़ा अनर्थ देखते हुए आप कैसे चुप रह सकती हैं। तभी मेरे जेठ ने मुझे बालों से पकड़ा और फिर से बिस्तर पर फेंका। वो घटिया मुस्कुराहट लिए हंसने लगे और अपनी शर्ट उतारने लगे कि तभी पीछे से किसी ने उनकी नंगी पीठ पर एक जोरदार मारा। वो दर्द से करा उठे और पीछे मुड़कर देखने लगे। अपनी माँ को सामने देखकर वो हैरान रह गए। वो बोले, माँ तुम? मेरी सास बोली, बस बहुत हो गया। तुम लोगों ने मेरे घर को रावण की लंका से भी ज़्यादा गंदा कर दिया है। अरे थू है तेरे जैसे बेटे पर, जो अपनी बेटी समान बहू पर बुरी नज़र डालता है। तेरी तो चमड़ी उधेड़ देनी चाहिए। कहते हुए उन्होंने जेठ पर छड़ी से फिर वार किया। इसके बाद उन्होंने उन्हें बहुत पीटा। जेठ का सारा बदन छड़ी की मार से लाल पड़ गया था। उस दिन मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। इसलिए नहीं कि जेठ पिट रहे थे, बल्कि इसलिए कि मेरी सास ने आज मेरा साथ दिया था। वो जेठ को और मारने लगी तो मेरे जेठ ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोले, बस माँ बहुत हो गया। अब एक बार और तूने मुझ पर हाथ उठाया तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो बोल ही रहे थे कि मैंने आगे बढ़कर उन्हें एक झन्नाटेदार तमाचा मारा और बोली, खबरदार जो माँ को कुछ कहा तो। राजू नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ। मेरे साथ आपने जो करना था कर लिया, लेकिन अगर माँ से ऊंची आवाज़ में बात की भी ना, फिर देखना। मेरी आंखों में पहली बार इतना गुस्सा देखकर वो डर गए। मैंने फिर माँ से चलने को कहा और हम दोनों उनके कमरे से बाहर आ गए। माँ के कमरे में जाने के बाद मैंने उन्हें पानी दिया और वहीं बैठ गई। पानी पीकर कुछ देर में मेरी सास बोली, मुझे माफ़ कर देना बहू, तेरे साथ इतना कुछ होता रहा और मैं चुपचाप देखती रही। मेरी चुप्पी का ही नतीजा था कि आज इतना बड़ा अनर्थ होने जा रहा था। ये कहते हुए वो मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी। मैं बोली, ऐसा मत कहिए माँ। वो बोली, तेरे ससुर की मौत के बाद से ही मैं गुमसुम सी हो गई थी। फिर राजीव के जाने के बाद तो मेरा हर चीज़ से मन उचट गया था। मेरी इसी खामोशी का फ़ायदा घर के बाकी लोगों ने उठाया, लेकिन अब नहीं। अब इस घर में तेरे साथ और अन्याय नहीं होगा। उस दिन से मेरी सास का एक अलग ही रूप दिखने लगा। उन्होंने अब घर की जिम्मेदारियां अपने हाथ में ले ली। उनकी वजह से ही मेरी जिठानी की मनमानी बंद हो गई। कभी अगर वो मुझसे बुरा व्यवहार करती तो मेरी सास उसे डांट देती। अब मेरी जगह उस घर में एक सदस्य की तरह थी। अब मैं थोड़ी चैन की सांस ले पा रही थी। वहीं बाकी सदस्य सास के इस बदले रूप से परेशान थे। उन्हें डर सताने लगा कि कहीं मेरी सास सारी जायदाद मेरे नाम ना कर दे। इसलिए उन्होंने सोचा कि मेरी सास को ही रास्ते से हटा दें। इस काम के लिए वो प्लानिंग करने लगे कि कैसे मेरी सास को मारा जाए, ताकि उसका सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर आए, जिससे मुझे जेल हो जाए और सारी जायदाद उन्हें मिल जाए। अपनी इसी योजना को अंजाम देने के लिए उन्होंने एक रात मेरी सास को तकिए से दम घोंट कर मार डाला और अगले दिन पुलिस को बुलाकर इसका इल्ज़ाम मेरे ऊपर डाल दिया कि जायदाद के लिए मैंने उन्हें मारा है। उस दिन मेरे होश उड़ गए। एक तो सास की मौत का गम मुझे होश नहीं लेने दे रहा था और ऊपर से उनके खून का इल्ज़ाम मेरे सर था। पुलिस वाले उनके कहने पर मुझे पकड़कर ले गए और जेल में मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया। लेकिन जल्द ही उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता लग गया कि उनकी मौत दम घुटने से नहीं, बल्कि हार्ट अटैक से हुई थी। इसके बाद मैं जेल से छूट गई और वापस घर आ गई। उन लोगों का सारा प्लान चौपट हो चुका था तो वो बहुत गुस्से में थे और उसका बदला मुझसे लेना चाहते थे। सास को गए अभी कुछ दिन भी नहीं हुए थे कि मेरी जिठानी ने उनके सारे गहने मेरे कमरे में छुपा दिए और पूरे गांव में चोरी का ढिंढोरा पीट दिया। जब घर की तलाशी ली गई तो वो गहने मेरे कमरे में मिले। इसके बाद तो उन्हें बहाना मिल गया मुझ पर लांछन लगाने का। उन्होंने मुझे क्या क्या नहीं कहा। सारे गांव वालों के सामने उन्होंने कहा कि मैं अपने जेठ पर बुरी नज़र रखती हूँ। मेरी सास को मैंने ही मारने की कोशिश की और आज मैं गहने लेकर भागने वाली थी। गांव वालों ने उनकी बात पर यकीन कर लिया और फिर मेरा मुंह काला करके मुझे घर से निकाल देने को कहा। इसके बाद मेरी जिठानी ने मुझे सबके सामने मारा पीटा, मेरे चेहरे पर कालिख पोत कर मुझे घर से निकाल दिया। वहाँ से मैं जैसे तैसे अपने घर पहुंची। मेरी हालत देखकर मेरे मायके वाले हैरान रह गए। माँ बाबूजी तो बहुत रोए।
उस दिन के बाद मैं मायके में ही रहने लगी। वहाँ भी मैं हर समय गुमसुम रहती। ससुराल की बातें याद करके मेरा दिमाग थोड़ा चंचल हो गया था। राजीव की मौत, मेरी सास के खून का इल्ज़ाम, जेल में पिटाई, उसके बाद चोरी का इल्ज़ाम, और फिर पूरे गांव वालों के सामने मेरी बेइज्जती, ये सब याद करते करते मेरा दिमाग पागलपन की ओर बढ़ने लगा। मुझे हर चीज़ से चिढ़ होती। मैं सिर्फ अकेले रहना चाहती। जब भी कोई मेरे पास आता तो मैं उसे भगा देती। शुरू शुरू में तो किसी ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन जब तक सबका ध्यान गया तब तक मेरी हालत बिगड़ गई थी। पहले तो मैं सिर्फ बाहर वालों को देखकर कतराती थी, फिर धीरे धीरे घर के लोगों को देखकर मैं डरने लगी। मेरे भाई और भाभी मेरे पागलपन से परेशान होने लगे थे। कोई भी अनजान शख्स मेरे पास आता तो मैं उसे भगा देती। कई गांव वाले और रिश्तेदार इसी वजह से मेरे घर वाले से नाराज थे। भाभीियों ने माँ बाबूजी से साफ कह दिया कि मुझे बंद कमरे में रखें। बेचारे माँ बाबूजी उनकी बात मानने को मजबूर थे। माँ मेरा ख्याल रखती, मुझे खाना खिलाती, नहलाती धुलाती। मेरी हालत देखकर वो भी बहुत दुखी रहती और रोती रहती। इसी बीच मेरी चिंता में बाबूजी चल बसे। उनके जाने के बाद माँ भी बेसुध सी हो गई। इस सब के दौरान एक दिन गांव में कोई कार्यक्रम था तो सब गांव वाले वहीं गए थे। घर में मैं अकेली थी। मौका मिलते ही मैं खिड़की के रास्ते कमरे से बाहर निकल गई और बाहर घूमने लगी। घूमते हुए मैं गांव के एक तालाब के पास चली गई। वहां कुछ बच्चे पानी में खेल रहे थे। इसी बीच एक बच्चा पानी में डूबने लगा। उसे डूबता देखकर सारे बच्चे वहां से भाग गए। मैं उसे बचाने के लिए गई, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता था तो मैं उसे निकाल नहीं पाई। इसी बीच गांव के कुछ लोग आ गए और उन्होंने सोचा कि मैंने ही उसी बच्चे को पानी में डुबोया है। इसके बाद सारे गांव वाले लाठी लेकर मुझे मारने दौड़े। मैं अपने घर की ओर भागी तो मुझ पर पत्थर फेंक कर मारने लगे। कुछ औरतों ने मुझे चुड़ैल डायन कहकर मुझे जान से मार देने को कहा। उन्होंने मेरे घर वालों के सामने ही मेरे साथ मारपीट की। उस दिन के बाद मैं ढंग से पागल हो गई। हमेशा अंधेरे कमरे में रहने लगी। मेरी माँ मुझे संभालने की बहुत कोशिश करती, लेकिन मेरा पागलपन बढ़ता ही जा रहा था। माँ ने मुझे कितने ही तांत्रिकों को दिखाया, लेकिन मेरा पागलपन ठीक नहीं हुआ। थक हार कर मेरी भाभीियों ने मुझे पागल खाने भेजने को कहा तो माँ को मजबूरी में मुझे यहाँ भेजना पड़ा। यहाँ आते टाइम भी मैं बहुत रोई, लेकिन माँ बेबस थी। घर में मुझे संभालने वाला कोई नहीं था, इसलिए मुझे पागल खाने भेज दिया गया। और यहाँ आने के बाद जो कुछ हुआ वो तो आप सब जानते ही हैं। ये सब कहकर रागिनी ने अपने अतीत की किताब को बंद कर दिया। ये सब सुनकर सुमित्रा जी और राजीव एकदम सन्न रह गए। रागिनी की जिंदगी में इतने तूफान आए थे, ये जानकर उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ। ये दुनिया किस हद तक मतलबी और घटिया हो सकती है, ये उन्हें रागिनी की कहानी जानने के बाद समझ आया। कुछ देर तक सोच में डूबे रहने के बाद सुमित्रा जी बोली, बहुत दुख देखे हैं बेटा तूने अपने जीवन में। अब बस, अब तू अपनी नई जिंदगी शुरू कर। अब तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम हैं ना अब तेरे साथ। तेरे काले अतीत की परछाई तक हम तुझ पर नहीं पड़ने देंगे। सुमित्रा जी उसे धैर्य बंधाते हुए बोली। उनकी बात सुनकर रागिनी अपने आंसू पोंछते हुए हाँ बोली। राजीव, जो कि अब तक शांति से सब कुछ सुन रहा था, वो उठकर अपने कमरे में चला गया। उसका यूं उठकर जाना रागिनी को थोड़ा अजीब लगा। उसके जाने के बाद सुमित्रा जी बोली, मेरा राजीव बहुत नरम दिल वाला इंसान है। किसी का दुख इससे देखा नहीं जाता, इसीलिए अपने कमरे में चला गया। राजीव के जाने के बाद सुमित्रा जी रागिनी का ध्यान हटाने के लिए उसे अपने परिवार और राजीव से जुड़ी बातें बताने लगी। वहीं दूसरी ओर राजीव अपने कमरे में जाकर बहुत देर तक शून्य में देखता रहा। रागिनी का दर्द देखकर उसका दिल चित्कार कर रहा था। उसका मन कर रहा था कि अभी रो पड़े, लेकिन मर्द था ना, रो नहीं पाया। वो सोच रहा था कि काश समय पीछे लौट आता और मैं रागिनी को ये सब सहने से बचा पाता। उस दिन वो दिन भर कमरे से बाहर नहीं आया। रात में सुमित्रा जी ने उसे डिनर के लिए बुलाया, लेकिन वो नहीं आया। कुछ देर में रागिनी खाने की थाली लेकर उसके कमरे में गई और उससे बोली, राजीव जी खाना खा लीजिए। उस समय राजीव खिड़की से बाहर की ओर देख रहा था। वो बोला, मुझे भूख नहीं है, तुम खाकर सो जाओ। रागिनी सर झुकाए बोली, राजीव जी मेरी वजह से बहुत से लोग दुख झेल चुके हैं। अब आप भी मेरी वजह से दुखी हो तो इसमें अच्छा तो मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। रागिनी यूं ही सर झुकाए खड़ी थी कि राजीव दौड़ता हुआ उसके पास आया और एकदम से उसे गले लगा लिया, और फिर वो खुद को संभाल नहीं पाया और रो ही पड़ा। राजीव का ये व्यवहार रागिनी को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर राजीव का नरम स्वभाव सोचकर वो कुछ नहीं बोली। राजीव उसके गले लगकर बोला, कितने दुख झेले हैं रागिनी तुमने। काश
कि मैं तुम्हें पहले मिला होता तो शायद तुम्हारे लिए कुछ कर पाता। रागिनी बोली, इतना सब तो किया है आपने मेरे लिए, इतना तो मेरे घर वाले ने भी नहीं किया होगा। राजीव जी, आप इंसान नहीं भगवान हैं। राजीव उससे दूर होते हुए बोला, ऐसा मत कहो रागिनी, मेरी जगह कोई भी होता तो ऐसा ही करता। रागिनी बोली, अच्छा छोड़िए ये बातें, आप खाना खाइए, मैं भी चलती हूँ, माँ को दवाई देनी है। राजीव बोला, ठीक है जाओ, गुड नाइट। इसके बाद रागिनी खाना रखकर चली गई और राजीव सोचने लगा, कितना अच्छा लगता है जब ये माँ को माँ कहकर बुलाती है। अभी ठीक हुए ज़्यादा समय भी नहीं हुआ और इसने माँ का ख्याल रखना शुरू कर दिया। फिर राजीव भी डिनर करके लेट गया और रात भर रागिनी के बारे में सोचने लगा। अगले दिन सुबह राजीव सोकर उठा और उठकर सुमित्रा जी के कमरे में गया। वहाँ जाकर वो बोला, माँ, मैंने एक फैसला किया, मैं रागिनी से शादी करना चाहता हूँ। सुमित्रा जी खुशी से चहकते हुए बोली, सच में? राजीव बोला, हाँ माँ, मैं रागिनी से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले मुझे आपकी सहमति चाहिए। क्या आप रागिनी को मेरी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगी? सुमित्रा जी बोली, तूने तो मेरे मन की बात कह दी बेटा। मैं खुद रागिनी को अपनी बहू बनाना चाहती थी, लेकिन क्या इसके लिए तूने उससे बात की? राजीव बोला, नहीं माँ, मैंने सोचा पहले आपसे पूछ लो, बाद में रागिनी से बात करूँगा, पता नहीं वो मानेगी भी या नहीं। सुमित्रा जी बोली, उसकी फिक्र तू मत कर, मैं आज ही उससे बात करूँगी, वो ज़रूर मानेगी, मेरा कहा वो कभी नहीं टालेगी, देखना। राजीव बोला, ठीक है माँ, जैसा आप ठीक समझे। इसके बाद राजीव इंतजार करने लगा उस पल का जब सुमित्रा जी रागिनी से बात करने वाली थी। रागिनी के जवाब का उसे बेसब्री से इंतजार था। उस दिन राजीव हॉस्पिटल जाने के बाद सुमित्रा जी के फ़ोन का बेसब्री से इंतजार करने लगा। रागिनी की हाँ या ना जानने के लिए वो बहुत बेचैन था। दिन में डॉक्टर महिमा उसके पास आई और बोली, हेलो डॉक्टर राजीव, कैसे हो? राजीव बोला, एकदम ठीक ठाक, तुम बताओ, घर पर सब ठीक है? महिमा बोली, हाँ सब ठीक है। आपकी मम्मी ठीक है? और रागिनी कैसी है? राजीव बोला, माँ एकदम ठीक है और रागिनी भी बहुत हद तक ठीक है। महिमा बोली, चलो अच्छा है, रागिनी ठीक तो हो गई। वैसे अब आपको भी अपना वादा निभाना चाहिए। राजीव सोचते हुए बोला, कौन सा वादा? महिमा बोली, शादी का। तुमने ही बोला था ना कि रागिनी के ठीक होने तक शादी का नहीं सोचेंगे। अब तो रागिनी ठीक हो गई है, तो अब कब कर रहे हो शादी? राजीव उसकी आंखों में देखते हुए बोला, बहुत जल्द, बस एक बार पता लग जाए कि वो भी मुझसे शादी करना चाहती है या नहीं। राजीव ने मजाक में उसकी ओर घूरकर ऐसा कहा। महिमा को लगा कि राजीव उसके बारे में बात कर रहा है, जबकि वो रागिनी की बात कर रहा था। राजीव को अपनी आंखों में झांकता देखकर महिमा के दिल की धड़कनें बढ़ गईं। वो भी राजीव को देखते हुए बोली, क्या पता वो खुद तुमसे शादी करना चाहती हो। उसने तुम्हें हिंट भी दिया हो, लेकिन तुमने ही ध्यान नहीं दिया हो। राजीव बोला, अगर ऐसा है तो उसे खुलकर साफ साफ कहना पड़ेगा। पता लगा कि वो हिंट देती रहेगी और मैं समझ नहीं पाया। महिमा सोचने लगी कि राजीव की बात सही है, मुझे उससे साफ साफ कहना चाहिए। क्या पता वो खुद मेरी मर्जी जानना चाहता हो। जल्द ही अच्छा सा मौका देखकर राजीव को अपने दिल की बात बताने का सोचकर महिमा अपने पेशेंट को अटेंड करने चली गई। वहीं दूसरी ओर सुमित्रा जी राजीव के जाने के बाद रागिनी के साथ पूजा करने लगी। पूजा के दौरान रागिनी उनके साथ ही थी और हाथ जोड़े खड़ी थी। पूजा खत्म होने के बाद सुमित्रा जी ने रागिनी को आरती और प्रसाद दिया। फिर वो बोली, रागिनी बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रागिनी बोली, कहिए ना माँ। सुमित्रा जी बोली, बेटा, मैं जानती हूँ तुमने अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख देखे हैं, लेकिन बेटा तुम्हें अब इन दुखों और यादों से बाहर निकलकर एक नई ज़िंदगी शुरू करनी चाहिए। फिर वो थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, बेटा अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें हमारे घर की बहू बनाना चाहती हूँ। तुम्हें हमेशा के लिए राजीव की पत्नी के रूप में इस घर में रखना चाहती हूँ। हम तुमसे ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, सिर्फ तभी अगर तुम्हारी सहमति हो, वरना जैसे अभी मेरी बेटी बनकर रह रही हो, आगे भी ऐसी ही रहोगी। सुमित्रा जी की बात सुनकर रागिनी खामोश सी नजरें झुकाए खड़ी थी। सुमित्रा जी बोली, बोलो बेटा, क्या तुम राजीव से शादी करना चाहोगी? रागिनी भरी आंखें लेकर बोली, माँ, राजीव जी जैसे इंसान कौन लड़की नहीं चाहेगी? वो तो सच में भगवान है मेरे लिए। उनसे शादी करने वाली लड़की तो धन्य हो जाएगी। लेकिन माँ, मैं राजीव जी से शादी नहीं कर सकती। सुमित्रा जी बोली, क्यों बेटा, क्या तुम्हें राजीव पसंद नहीं है? रागिनी बोली, नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। राजीव जी बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन मैं आज भी अपने पति राजीव से प्यार करती हूँ और उनकी जगह किसी को नहीं दे सकती। रागिनी की बात सुनकर सुमित्रा जी को थोड़ी निराशा तो हुई, लेकिन अपने पति के प्रति आज भी इतना प्रेम देखकर उनके मन में रागिनी के लिए सम्मान बढ़ गया। वो बोली, बेटा, मुझे तुम्हारे प्रेम पर गर्व है, लेकिन बेटा तुम्हारा पति अब लौट कर नहीं आएगा। तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी है। तुम
एक नए सिरे से ज़िंदगी शुरू कर सकती हो। तुम्हारा पति आज जहाँ भी होगा वो भी यही चाहेगा कि तुम अपनी ज़िंदगी खुशहाल तरीके से जियो। तुम चाहो तो अपने घर वालों से इस बारे में बात कर सकती हो। रागिनी अब असमंजस में थी। वो जानती थी कि राजीव और सुमित्रा जी के उस पर कितने एहसान हैं। उन्हें मना करके वो उनका दिल नहीं दुखाना चाहती थी और राजीव से शादी के लिए हाँ करके वो अपने पति राजीव की यादों को भुलाना नहीं चाहती थी। उसने बात टालने के लिए सुमित्रा जी से कहा, माँ मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। सुमित्रा जी बोली, ठीक है बेटा, तुम सोच समझ कर फैसला लेना, मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। रागिनी ने जी माँ कहा और फिर अपने कमरे में चली गई। दिन में राजीव का फ़ोन आया तो सुमित्रा जी ने राजीव को बता दिया कि रागिनी ने सोचने के लिए समय मांगा है। राजीव बोला, ठीक है माँ, जैसा उसे ठीक लगे, आप उसे फोर्स मत करना, जैसा वो चाहेगी वैसा ही होगा। बात करने के बाद दोनों अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। वहीं सुमित्रा जी से बात करने के बाद रागिनी बहुत देर तक सोच में डूबी रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। वर्तमान और अतीत दोनों में उलझी हुई वो कमरे में बंद होकर सोचती रही। सोचते सोचते उसके सर में दर्द होने लगा तो वो कुछ देर के लिए सो गई। सोने के कुछ देर बाद ही उसे सपने में फिर से राजीव दिखाई दिया। राजीव को इतने समय बाद देखकर रागिनी उससे जा लिपटी। वो सपने में राजीव से कहने लगी, कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? कितना इंतजार किया मैंने तुम्हारा, अब तुम कभी छोड़कर मुझे मत जाना। राजीव उसके आंसू पोंछते हुए बोला, मैं तो बहुत पहले ही जा चुका हूँ रागिनी, अब तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। राजीव अच्छा इंसान है, तुम्हें उसके बारे में सोचना चाहिए। रागिनी रोते हुए बोली, नहीं, मैं अपने राजीव की जगह किसी को नहीं दे सकती। राजीव बोला, वो भी तो राजीव ही है ना रागिनी, मैंने कहा था ना रागिनी के लिए राजीव आएगा, और देखो आज राजीव तुम्हारी आंखों के सामने है और तुम उसे पहचान नहीं रही। रागिनी राजीव की बातें गौर से सुन रही थी और रोए जा रही थी तो राजीव बोला, रागिनी, लोग मर जाते हैं लेकिन उनकी अच्छाइयाँ नहीं मरती। जिस तरह मैं तुमसे प्यार करता था, तुम्हारी फिक्र करता था और तुम्हें खुश रखना चाहता था, उसी तरह राजीव भी तुम्हें खुश रखना चाहता है। कितना कुछ किया है उसने तुम्हारे लिए, तुम भी कहीं ना कहीं उसे पसंद करती हो, लेकिन ये सच मान नहीं रही हो। रागिनी, राजीव जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं। रागिनी उसके गले लगकर रोए जा रही थी तो राजीव उसके आंसू पोंछते हुए बोला, जाओ रागिनी, इस राजीव को अपना लो, थाम लो उसका हाथ, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। ये कहते हुए राजीव उसकी आंखों के सामने से ओझल हो गया और राजीव चीखते हुए रागिनी की नींद खुल गई। वो उठकर बहुत देर तक अपने सपने के बारे में सोचती रही और फिर खुद से बोली, ठीक है राजीव, मैं तुम्हारी बात कभी नहीं टालूंगी, मैं राजीव से शादी करूंगी। ये कहते हुए रागिनी उठी और उठकर सुमित्रा जी के कमरे में चली गई। सुमित्रा जी के पास जाकर रागिनी बोली, माँ मुझे आपसे बात करनी है। सुमित्रा जी उससे बोली, हाँ बेटा कहो। रागिनी बोली, माँ मैं शादी के लिए तैयार हूँ। रागिनी की बात सुनकर सुमित्रा जी खुशी से फूली नहीं समाई और बोली, क्या सच में? रागिनी बोली, हाँ माँ, मैंने काफ़ी सोचा और फिर ये फैसला लिया है। सुमित्रा जी बोली, तूने एकदम सही फैसला लिया है बेटा, देखना राजू तुम्हें बहुत खुश रखेगा। रागिनी ने हाँ कहा तो सुमित्रा जी बोली, अच्छा तू बैठ, मैं कुछ मीठा बनाती हूँ। इसके बाद रागिनी अपने कमरे में चली गई और सुमित्रा जी किचन में चली गई। शाम को राजीव आया और आकर सुमित्रा जी के पास बैठ गया। उस समय रागिनी किचन में चाय बना रही थी। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद राजीव बोला, तो फिर क्या कहा रागिनी ने? सुमित्रा जी पहले उदास सी होकर और फिर खुश होते हुए बोली, बेटा उसने हाँ कर दी है। ये सुनते ही राजीव चहकते हुए बोला, क्या सच में? सच में उसने हाँ कहा है? तभी रागिनी चाय लेकर आ गई तो सुमित्रा जी बोली, पूछ ले इसी से। सुमित्रा जी की बात सुनकर रागिनी हल्का सा मुस्कुराकर चली गई तो राजीव समझ गया कि माँ सही कह रही है। वो सुमित्रा जी के गले लगते हुए बोला, थैंक यू सो मच माँ, आप बहुत अच्छी हैं। सुमित्रा जी बोली, चल अब तू जाकर फ्रेश हो जा और रागिनी के साथ थोड़ा घूमा, उसे भी अच्छा लगेगा। राजीव अब चेंज करके रागिनी को लेकर घूमने चला गया। कुछ देर घूमने के बाद दोनों एक रेस्टोरेंट गए और वहाँ खाना ऑर्डर किया। खाना ऑर्डर करके दोनों चुपचाप बैठे थे। चुप्पी तोड़ने के लिए राजीव ही बोला, रागिनी तुम इस शादी से खुश तो हो ना? मेरा मतलब है तुमने किसी दबाव में तो हाँ नहीं कहा है ना? रागिनी बोली, नहीं, मैंने किसी दबाव में ये फैसला नहीं लिया, सोच समझ कर ही हाँ कहा है। राजू बोला, देखो रागिनी, मैं जानता हूँ कि तुम अपने राजू से बहुत प्यार करती हो, इसीलिए मैं कभी उनकी जगह लेने की कोशिश नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, हमेशा तुम्हें खुश रखने की कोशिश करूँगा, तुम्हें किसी चीज़ की तकलीफ नहीं होने दूंगा, ये वादा है मेरा तुमसे। ये कहते हुए राजीव ने रागिनी का हाथ अपने हाथों में थाम लिया।
रागिनी ने महसूस किया कि राजीव का स्पर्श बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसके राजीव का था। कितना सुकून था उसके स्पर्श में। एक पल के लिए भी रागिनी को ऐसा नहीं लगा जैसे किसी और ने उसे छुआ हो। ऐसा लगा मानो ये किसी अपने का ही स्पर्श है। तभी तो पागलपन की हालत में भी राजीव का स्पर्श पाते ही रागिनी शांत हो जाती थी। राजीव की बात सुनकर रागिनी बोली, मैं भी पूरी कोशिश करूंगी कि इस शादी को पूरी ईमानदारी से निभाऊं। इसके बाद राजीव और रागिनी की बहुत देर तक बातें चलती रही। राजीव रागिनी से उसकी पसंद नापसंद और उसकी इच्छाएं पूछने लगा। वो भविष्य में क्या करना चाहती है क्या नहीं, ये सब बातें पूछने लगा। रागिनी ने उसे बताया कि वो भी भविष्य में बीमार लोगों की सेवा करना चाहती है। राजीव बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम ये काम करना चाहती हो तो क्यों ना नर्स बन जाओ। नर्स भी तो यही काम करती हैं। रागिनी बोली, जी मैं भी वही कहना चाहती थी। मैं भविष्य में नर्स ही बनना चाहती हूँ। राजीव बोला, जैसा तुम चाहो वैसा कर सकती हूँ। मुझे तुम्हारे किसी भी काम से कोई ऐतराज नहीं है। रागिनी ने शुक्रिया कहा और फिर इसके बाद साथ में डिनर करके वो दोनों घर को लौट आए। रागिनी की हाँ के बाद सुमित्रा जी ने अपने पंडित जी से राजीव और रागिनी की कुंडलियाँ मिलाने और उनकी शादी की डेट निकालने को कहा। वो चाहती थी कि राजीव और रागिनी की जल्द से जल्द शादी हो जाए, इससे पहले कि रागिनी के मायके या पुराने ससुराल वाले कोई भी परेशानी खड़ी करें। उससे पहले इनकी शादी कर दी जाए। उन्होंने राजीव और रागिनी से इस बारे में बात की तो दोनों ने ही इस पर अपनी सहमति दी। रागिनी ने अपनी माँ को भी शादी के एक दिन पहले ही इस बारे में बताने का सोचा। इसी बीच महिमा ने भी सोच लिया था कि वो राजीव से अब अपने दिल की बात कहेगी। हॉस्पिटल में तो उन्हें ज़्यादा समय नहीं मिल पाता था, तो उसने सोचा कि क्यों ना राजीव के घर जाकर बात करूं। वहां आंटी और रागिनी से भी मिल लूंगी और साथ ही राजीव से अपने दिल की बात भी कह पाऊंगी। सुमित्रा जी के पंडित जी ने उन्हें पहला मुहूर्त अगले हफ्ते का बताया और फिर 1.5 महीने बाद का। सुमित्रा जी को अगले हफ्ते वाला मुहूर्त ही सही लग रहा था, तो उन्होंने राजीव और रागिनी से बात करके ही वही मुहूर्त ही पक्का कर दिया। शादी पक्की होने के बाद से ही राजीव बहुत खुश था। उसने सुमित्रा जी को कह रखा था कि शादी में ज़्यादा लोगों को ना बुलाया जाए, सिर्फ खास रिश्तेदार और करीबी दोस्त ही शादी में निमंत्रित किए जाए। शादी में समय कम था तो राजीव शादी की तैयारियों में लग गया। उसने 15 दिन के लिए हॉस्पिटल से छुट्टी ले ली थी। अब उसका ज़्यादातर समय इन्हीं कामों में बीतता। कभी वो सुमित्रा जी और रागिनी को शॉपिंग करवाता तो कभी खुद खुद तैयारियों में लगा रहता। सुमित्रा जी ने रागिनी के लिए अपने खानदानी जेवर निकाल लिए थे, साथ ही जेवर और बनवा लिए थे। एक दिन उन्होंने राजीव और रागिनी को एक ज्वेलर के यहाँ भेजा। वहाँ जाकर राजीव ने रागिनी के लिए एक चेन पसंद की। रागिनी को भी वो चेन पसंद आई। उस चेन पर RR लिखा था। राजीव ने वो चेन लेकर अपने हाथों से रागिनी को पहनाई। रागिनी ने खुद को आईने में देखा तो राजीव उससे बोला, बहुत अच्छी लग रही हो। राजीव की बात सुनकर रागिनी हल्का सा मुस्कुरा दी। इसके बाद वो दोनों अपनी शादी के लिए कपड़े लेने गए। एक शोरूम में जाकर राजीव और रागिनी दुल्हन के कपड़े देखने लगे। रागिनी ने वहाँ कुछ लहंगे ट्राई किए और पहनकर राजीव को दिखाने लगी। ट्रायल रूम से बाहर आकर जब वो राजीव की ओर देखने लगी तो मानो आंखों से ही पूछ रही थी कि कैसी लग रही हूँ मैं। राजीव ने भी आंखों ही आंखों में उसकी खूबसूरती की तारीफ की। एक लहंगा पहनकर जब वो राजीव के सामने आई तो राजीव उसे आपलक देखता रह गया। उसने देखा कि उस लहंगे के साथ जो टॉप रागिनी ने पहना था उसकी बैक चैन में उसके बाल उलझ गए थे। वो उन्हें उलझाने की कोशिश करने लगा तो राजीव उठकर उसके पास आया और उसके बालों को चैन से निकालने लगा। उस समय राजीव रागिनी के पीछे खड़ा था और उन दोनों की छाया सामने रखे शीशे पर पड़ रही थी। दोनों ही शीशे में खुद को करीब देखकर थोड़ा शर्मा रहे थे। कुछ देर में ही राजीव ने रागिनी के बाल सुलझा दिए तो रागिनी लहंगा चेंज करने जाने लगी। तभी लहंगे के घेर में उसका पैर उलझ गया और राजीव की बाहों में जा गिरी। गिरते ही उसने राजीव के कंधे पर हाथ रख लिया। राजीव ने भी उसे तुरंत थाम लिया और उससे बोला, तुम ठीक हो? उस समय रागिनी उसकी आंखों में वही फिक्र देखने लगी जो कभी वो अपने राजीव में देखती थी। रागिनी को अपनी ओर देखता पाकर राजीव का दिल भी धड़क उठा। वो भी रागिनी की आंखों में देखता रह गया। तभी वहां किसी के आने की आहट हुई तो रागिनी ने राजीव के कंधे से हाथ नीचे किया और राजीव ने उसे ठीक से खड़ा करके छोड़ दिया। आज पहली बार उन दोनों ने एक दूसरे के लिए कुछ महसूस किया था। कपड़े पसंद करने के बाद वो दोनों घर आ गए। अगले दिन दोपहर के समय रागिनी और सुमित्रा जी किसी काम से बाहर गई थी। उस समय महिमा राजीव से मिलने उसके घर आ गई। महिमा को देखकर राजीव बहुत खुश हुआ। वो बोला, क्या बात है डॉक्टर महिमा, आज आप मेरे घर? महिमा बोली,
हाँ, बहुत दिन से तुम दिखे नहीं तो हॉस्पिटल में पता किया, क्यों नहीं आ रहे हो। वहाँ पता चला कि तुम्हारे घर पर कुछ ज़रूरी काम है, इसलिए छुट्टी पर हो, तो घर पर ही मिलने आ गई। राजीव बोला, अच्छा किया जी, आप आ गई। आप बैठिए, मैं कॉफ़ी बनाकर लाता हूँ। महिमा बोली, आंटी कहीं नहीं दिखाई दे रही, कहीं गई है क्या? राजीव बोला, हाँ, वो और रागनी किसी काम से बाहर गई हैं। महिमा बोली, अच्छा अच्छा। इसके बाद राजीव दोनों के लिए कॉफ़ी लेकर आया और दोनों साथ में कॉफ़ी पीने लगे। कुछ देर तक काम की बातें करने के बाद महिमा बोली, राजीव, तुमने सच में रागनी को ठीक करके बहुत अच्छा काम किया है। हॉस्पिटल में सब तुम्हारे काम के लिए बहुत तारीफ करते हैं। राजीव मुस्कुराकर बोला, थैंक्स। फिर कुछ देर तक दोनों चुपचाप कॉफ़ी पीने लगे। महिमा ने सोचा कि यह अच्छा मौका है, अभी घर पर भी कोई नहीं है, तो अभी राजीव से अपने दिल की बात कहना ठीक रहेगा। वो कॉफ़ी ख़त्म करके बोली, राजीव, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। राजीव बोला, हाँ बोलो ना। महिमा बोली, राजीव, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। महिमा की बात सुनकर राजीव को कॉफ़ी पीते पीते खांसी उठ गई। वो एकदम से खड़ा उठकर बोला, क्या, ये क्या कह रही हो आप डॉक्टर महिमा? महिमा बोली, सिर्फ महिमा बोलो राजीव, मैं यहाँ डॉक्टर महिमा बनकर नहीं आई हूँ। मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। राजीव दूसरी ओर मुंह करते हुए बोला, प्लीज़ महिमा, ये सब बातें मत कहो। महिमा उसके सामने आकर बोली, तुमने ही कहा था ना राजीव कि अगर वो लड़की मुझसे प्यार करती है तो साफ साफ कहना होगा, इसलिए आज मैं तुमसे क्लियरली बात करने आई हूँ। राजीव को याद आया कि उसने महिमा से ये बात कही तो थी, लेकिन उसके कहने का महिमा ने गलत मतलब निकाल लिया। वो बोला, मैं जिस लड़की की बात कर रहा था वो तुम नहीं हो महिमा, मैं किसी और की बात कर रहा था, लेकिन शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई थी। महिमा अवाक सी उसका मुंह ताकने लगी और बोली, क्या, तुम किसी और की बात कर रहे थे? राजीव बोला, हाँ महिमा। महिमा बोली, कौन है वो? राजीव अब चुप हो गया तो महिमा थोड़ी तेज आवाज में बोली, बताओ राजीव, कौन है वो? राजीव बोला, रागनी। मैं रागनी की बात कर रहा था महिमा, मैं रागनी को पसंद करता हूँ और उससे शादी करने जा रहा हूँ। राजीव की बात सुनकर महिमा को एक धक्का सा लगा। वो धम से वहीं सोफे पर बैठ गई। राजीव उसके पास आकर बोला, हाँ महिमा, मैं रागनी को पसंद करता हूँ। रागनी जब ठीक हुई और उसके बाद उसने अपने बारे में जो कुछ बताया, उसे जानकर मुझे उससे बहुत हमदर्दी होने लगी। मैंने सोच लिया था कि रागनी ने अपने जीवन में बहुत दुख देख लिए हैं। अब मैं उसे सिर्फ खुशियाँ देना चाहता हूँ। उसकी देखभाल करते करते, उसकी फिक्र करते करते, पता नहीं कब मैं उसे पसंद करने लगा और उसे अपने जीवन साथी के रूप में देखने लगा। बड़ी मुश्किल से वो अपने अतीत से निकलने की कोशिश कर रही है और इसमें मैं उसका साथ देना चाहता हूँ, इसलिए उम्मीद करता हूँ तुम समझोगे। राजीव उसे पूरी स्थिति से अवगत कराते हुए बोला। महिमा के आंखों से आंसू निकलने लगे और वो बोली, जानते हो राजीव, पिछले 1 साल से मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तुम्हें कई बार ये जताना भी चाहा, लेकिन तुम अपने काम में इतना बिजी रहते थे कि कभी ध्यान ही नहीं किया। तुम्हारे लिए मैंने ना जाने कितने ही रिश्ते ठुकराए। बस तुमसे एक बार अपने दिल की बात कहना चाहती थी, लेकिन कह नहीं पाई। आज जब बड़ी हिम्मत करके तुमसे सच बताने आई तो इतना कहकर वो रुक गई और उसकी आंखें फिर से भर आई। राजीव को महिमा के लिए बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो इस समय उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था। महिमा बोली, कोई बात नहीं, तुम और रागनी एक दूसरे को पसंद करते हो, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मेरा क्या है, मैं तो कैसे भी कर लूँगी। ये कहते हुए रोती हुई राजीव के घर से निकल गई। महिमा के जाने के बाद राजीव भी सर पकड़कर सोफे पर बैठ गया। उसे वो सारे पल याद आने लगे जब महिमा उसे हंसी मजाक करती थी। अब उसे समझ आ रहा था कि वो सिर्फ मजाक नहीं था, बल्कि मजाक में ही महिमा अपने दिल की बात उसे बताती थी। राजीव को उसके लिए अब बहुत बुरा लगने लगा। उसकी वजह से आज ना चाहते हुए भी महिमा की आंखों में आंसू थे और ये बात उसे बहुत दर्द दे रही थी। आज तक राजीव ने कभी महिमा की बातों को सीरियस नहीं लिया और ना ही उसने इतने समय महिमा के साथ काम करने और हंसी मजाक करने के बाद भी कभी दूसरी नज़र से देखा। उसके लिए महिमा बस एक साथी डॉक्टर थी। उसे कभी भी महिमा के लिए वो अनुभूति महसूस ही नहीं हुई जो रागनी के लिए हुई, लेकिन अनजाने में सही उसकी वजह से महिमा का दिल दुखा तो था। वो सोफे पर बैठा बैठा इसी सोच में डूबा हुआ था कि तभी रागनी और सुमित्रा जी भी आ गईं। दोनों बहुत खुश लग रही थी। उन्हें खुश देखकर राजीव ने अपना मूड ठीक किया और उनसे बातों में लग गया। रागनी और सुमित्रा जी अपनी शॉपिंग की बातें खुशी खुशी बता रही थी, जिसे सुनकर राजीव फीका सा मुस्कुरा रहा था। राजीव के चेहरे के भाव देखकर सुमित्रा जी बोली, क्या बात है बेटा, कुछ परेशान से लग रहे हो? राजीव बोला, कुछ नहीं माँ,
बस थोड़ी तैयारियों में बिजी था तो थक गया हूँ। रागिनी बोली, मैं आपके लिए जूस बना कर लाती हूँ। कहकर रागिनी उठी और तुरंत उसके लिए जूस बना लाई। उस रात राजू बहुत देर तक महिमा के बारे में सोच रहा था। उसे रह रहकर महिमा की बातें और उसकी रोना याद आ रहा था। हमेशा हंसती मुस्कुराती महिमा को इस तरह रोता देखकर उसे बेचैनी हो रही थी। उसका मन कह रहा था कि वो महिमा के सामने हाथ जोड़कर उसका दिल दुखाने के लिए उससे माफ़ी मांग ले। उसने रात में महिमा को फ़ोन भी किया, लेकिन महिमा ने उसका फ़ोन नहीं उठाया। महिमा की फिक्र में देर रात तक वो यूं ही परेशान रहा। अब उन दोनों की शादी का दिन नज़दीक आ रहा था। शादी को महज 3 दिन बाकी थे। तैयारियां लगभग पूरी थी। उस दिन सभी बहुत व्यस्त थे। रागिनी सुमित्रा जी के साथ मिलकर सभी तैयारियां देख रही थी। राजीव भी काम में व्यस्त था, लेकिन रह रहकर उसे महिमा याद आ जाती तो वो दुखी हो जाता। दिन में रागिनी अपना कुछ जरूरी सामान लेकर आई और राजीव को दिखाने लगी, लेकिन राजीव ने बेमन से उसे देखे बिना ही अच्छा है कह दिया। उस शाम को रागिनी ने राजीव से पूछा, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। राजीव बोला, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। रागिनी बोली, कोई परेशानी है तो बताइए, शायद मैं आपकी कोई मदद कर पाऊँ। राजीव बोला, नहीं कुछ परेशानी नहीं है, तुम जाओ माँ के साथ शादी की तैयारी करो। राजीव की बात सुनकर रागिनी वहाँ से चली गई और सुमित्रा जी की मदद करने लगी। उस रात रागिनी बहुत देर तक सोच में डूबी हुई थी। आज उसका मन कुछ अजीब सा हो रहा था। देर रात तक सोचने के बाद वो उठी और अपना कुछ सामान पैक करने लगी। पैकिंग के बाद उसने एक चिट्ठी लिखी और उसे मेज पर रख कर वो रात में ही घर से निकल गई। सुबह जब सुमित्रा जी सोकर उठी तो उन्होंने देखा कि आज रागिनी उनके लिए चाय लेकर नहीं आई है। उन्हें लगा कि शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी, तो वो उसे देखने गई। उसके कमरे में चली गई। वहाँ रागिनी को ना देखकर उन्होंने उसे आवाज़ दी, लेकिन वो कहीं नहीं थी। तभी अचानक उनकी नज़र उस चिट्ठी पर गई जो मेज पर रखी फड़फड़ा रही थी। चिट्ठी देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने जोर से राजीव को आवाज़ दी और उसे भी वो चिट्ठी दिखाई। चिट्ठी पढ़कर राजीव सर पकड़कर जमीन पर बैठ गया। रागिनी की चिट्ठी पढ़कर सुमित्रा जी के होश उड़ गए। उन्होंने राजीव को चिट्ठी दी तो राजीव ने पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, राजीव जी, जब तक आप ये चिट्ठी पढ़ रहे होंगे तब तक मैं बहुत दूर जा चुकी होंगी। मैं जानती हूँ कि मेरे इस तरह बिना बताए जाने से आपको और माँ को बहुत दुख हुआ होगा, जिसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती। राजीव जी, मैं आपसे कभी कह नहीं पाई, लेकिन आपने निस्वार्थ मेरे लिए जो किया है शायद ही इस दुनिया में किसी ने किसी के लिए किया हो। आपने एक पागल लड़की का इलाज किया, उसे लोगों की बुरी नज़र से बचाया, उसे जीने की एक नई उम्मीद दी, और इन सब से बढ़कर आपने उसे अपने जीवन साथी के रूप में चुना। राजीव जी, आप किसी भगवान से कम नहीं हैं। मेरे लिए भगवान से पहले आप हो। आपके इतना सब करने के बाद भी मैं आपको दुख ही देख कर जा रही हूँ। इसकी वजह भी है राजीव जी। मैं जानती हूँ राजीव जी कि महिमा जी आपसे प्यार करती हैं। उस दिन जब महिमा जी घर आई थी तो उनके जाते वक्त मैं भी घर पहुँच गई थी। उनके रोने की आवाज़ सुनकर मैं वहीं दरवाजे पर रुक गई थी। फिर मैंने उनकी बातें सुनी तो मुझे उनके लिए बहुत बुरा लगा। राजीव जी, अपने प्यार से दूर होने का दर्द क्या होता है ये मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है। महिमा जी बहुत अच्छी इंसान है। मेरे लिए आप उनका दिल तोड़ रहे थे, ये मुझसे देखा नहीं गया। किसी और का दिल तोड़कर मैं अपना घर बसाऊं, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। राजीव जी, आप प्लीज़ उनसे शादी कर लीजिएगा। महिमा जी आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। मैं जानती हूँ कि आप मेरी फिक्र कर रहे होंगे कि मैं कहाँ जाऊँगी, कैसे रहूँगी। तो राजीव जी, आपने मुझे एक नई ज़िंदगी दी है, जीने का तरीका सिखाया है। मैं अब अपनी ज़िंदगी नई तरीके से शुरू करूँगी, अपने सपने पूरी करूँगी। अगली बार जब आपके सामने आऊँगी तो कुछ बन कर ही आऊँगी। माँ से कहना मुझे माफ़ कर दे। मेरे इस तरह जाने से सबसे ज़्यादा दुख उन्हीं को ही हुआ होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप सब मुझे समझेंगे। आपकी और महिमा जी की खुशी सुखी जीवन की कामना के साथ, आपकी रागिनी। चिट्ठी पढ़कर राजू सर पकड़कर सोफे पर बैठ गया। सुमित्रा जी उससे बोली, ये सब क्या है बेटा, क्या हो रहा है ये सब? तुम तो रागिनी को पसंद करते हो ना, फिर अचानक से महिमा कहाँ से बीच में आ गई? राजीव का दिमाग सुन्न हो गया था। सुमित्रा जी उससे क्या कहा, उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। वो खुद से बात करने लगा। एक बार मुझसे बात करके तो जाती रागिनी, मुझे सच बताने का मौका तो दे देती। मैं तुम्हें बताता कि महिमा मुझे पसंद करती, लेकिन मैं तो तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सिर्फ एक तरफा बात सुनकर चली गई तो। 1 साल बाद मुंबई के सिटी हॉस्पिटल में चहल पहल थी। कोई पेशेंट ओपीडी के लिए आया था तो कोई सर्जरी के लिए। वार्ड में एक डॉक्टर पेशेंट को इंजेक्शन लगा रहे थे, लेकिन वो इंजेक्शन लगवाने वाले से मना कर रहे थे। उसने साफ कह दिया कि इंजेक्शन लगवाऊंगा तो सिर्फ मिस सिस्टर रागिनी से।
उसकी जिद देखकर सिस्टर रागिनी को बुलाया गया। रागिनी ने वहां आकर उसे समझा बुझाकर इंजेक्शन लगा दिया। इसके बाद वो दूसरे पेशेंट को अटेंड करने चली गई। उसके जाने के बाद बाकी पेशेंट आपस में बातें करने लगे कि इस हॉस्पिटल में हर पेशेंट को सिस्टर रागिनी ही चाहिए। उनमें से एक पेशेंट बोला, उसकी जैसी सुलझी और समझदार नर्स इस हॉस्पिटल में कोई दूसरी नहीं है। हर पेशेंट का ऐसे ध्यान रखती है जैसे कि उसका अपना हो। उस पेशेंट की बात सुनकर सबने उसकी हाँ में हाँ मिलाई और रागिनी की तारीफ करने लगे। सभी पेशेंट को अटेंड देने के बाद रागिनी कुछ देर सुस्ताने बैठ गई। तभी वहाँ एक महिला पेशेंट आई। उनका कुछ समय पहले पेट का ऑपरेशन हुआ था और आज वो डिस्चार्ज हो रही थी। जाने से पहले वो रागिनी से मिलने आई। उसने रागिनी को उसकी सेवा के लिए धन्यवाद कहा और साथ ही उसे कुछ पैसे देने लगी। रागिनी ने मुस्कुराकर पैसे लेने से मना कर दिया। वो औरत रागिनी के व्यवहार से बहुत प्रभावित हुई और बोली, तुम्हारे घर में कौन कौन है बेटा? रागिनी ने उन्हें अपने गले का लॉकेट दिखाया और मुस्कुरा दी। रागिनी का लॉकेट जिसमें आर लिखा था। उसे देखकर वो औरत रागिनी के कहने का मतलब समझ गई और बोली, हमेशा खुश रहो। उसके जाने के बाद रागिनी कुर्सी पर बैठे लॉकेट हाथ में लिए मुस्कुराने लगी। ना जाने आज तक कितने ही लोग आए जिन्हें रागिनी पसंद आई। कोई रागिनी से शादी करना चाहता तो कोई उसे अपने घर की बहू बनाना चाहता, लेकिन रागिनी सबको अपना लॉकेट दिखाकर बिना कुछ कहे ही सब कुछ कह देती। आज भी उसने ऐसा ही किया। डॉक्टर राजीव का दिया वो लॉकेट उसने आज तक पहना हुआ है। उसे वो खुद से एक पल को भी दूर नहीं रखती। कुर्सी पर बैठे बैठे रागिनी बीते वक्त को याद करने लगी। राजीव को छोड़कर जाने के बाद रागिनी मुंबई आ गई और वहां उसने एक हॉस्पिटल में नर्स का काम सीखा। अपनी लगन और निष्ठा से वो जल्द ही काम सीख गई और सिटी हॉस्पिटल में नर्स बनकर लोगों की सेवा करने लगी। जब भी किसी बीमार या परेशान इंसान को देखती तो उसे अपना समय याद आ जाता और वो खुद को राजीव की जगह रखकर उसकी सेवा करती। ऐसा नहीं था कि यहाँ आने के बाद उसने राजीव को याद नहीं किया, बल्कि मुंबई आने के बाद उसने खुद को राजीव के और करीब पाया। एक पल के लिए भी वो राजीव को नहीं भूली। हर समय वो राजीव और महिमा की खुशियों की प्रार्थना करती। कभी कभी उसका सुमित्रा जी से बात करने का बहुत मन होता, लेकिन फिर वो खुद को रोक देती। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से राजीव के जीवन में कोई भी परेशानी हो, इसलिए उसने खुद को बिजी कर लिया था। वो अपने काम में यूं ही व्यस्त थी कि एक दिन उसने हॉस्पिटल में महिमा और राजीव को देखा। राजीव को देखते ही उसके होश उड़ गए। वो व्हील चेयर पर था और महिमा उसे लेकर जा रही थी। राजीव की हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू निकल आए। जिस राजीव को छोड़ कर आई थी और जो राजीव उसके सामने था, दोनों में बहुत फर्क था। पहले राजीव एकदम हंसमुख रहता था, जबकि आज उसके चेहरे पर एक गहन उदासी थी। महिमा उससे हंसते मुस्कुराते बात कर रही थी, लेकिन वो चुपचाप बैठा था। उन दोनों को देखकर रागिनी छुप गई और अपनी आंखों से निकले हुए आंसू पोंछने लगी। थोड़ी देर में महिमा राजीव को लेकर चली गई। उनके जाने के बाद रागिनी ने एक नर्स से पूछा कि ये दोनों क्यों आए थे। उस नर्स ने बताया कि ये एक्सीडेंट में राजीव के दोनों पैरों में हरकत होनी बंद हो गई है। उन्होंने कई डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर वो इलाज के लिए मुंबई आ गए। यहाँ डॉक्टर्स ने उन्हें कुछ टेस्ट करवाने को कहा है। रागिनी हैरानी से उसकी बातें सुन रही थी। राजीव का एक्सीडेंट? लेकिन कैसे? क्या अब वो कभी ठीक नहीं होगा? यही बातें उसके दिमाग में चल रही थी। वो अब तुरंत उस डॉक्टर के पास गई जिसके पास इलाज के लिए महिमा और राजीव आए थे। उस डॉक्टर ने भी यही कहा कि राजीव का ठीक होना मुश्किल है। रागिनी ने डॉक्टर से हाथ जोड़कर विनती की, डॉक्टर आप कैसे भी करके राजीव को ठीक कर दीजिए। डॉक्टर ने कहा, हम कोशिश करेंगे रागिनी, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। रागिनी को इस तरह पहली बार किसी पेशेंट के लिए रिक्वेस्ट करता देखकर डॉक्टर ने उससे पूछा, रागिनी वो तुम्हारे कोई रिश्तेदार है? मेरा मतलब है कि क्या लगते हैं वो तुम्हारे? रागिनी बोली, सब कुछ। इसके बाद वो रोती हुई वहाँ से चली गई। अगले दिन वो जल्दी हॉस्पिटल आ गई और आकर राजीव और महिमा के आने का इंतजार करने लगी। कुछ देर में उसे वो दोनों आते दिखे तो रागिनी फिर से चुप गई। डॉक्टर से मिलकर राजीव और महिमा चले गए तो रागिनी ने फिर से डॉक्टर से राजीव की हालत के बारे में पूछा। डॉक्टर उसे राजीव के बारे में बता ही रहे थे कि तभी कमरे का दरवाज़ा खुला। रागिनी ने पलट कर देखा तो सामने महिमा थी। महिमा को देखकर रागिनी के होश उड़ गए, जबकि रागिनी को वहां नर्स के रूप में देखकर महिमा हैरान रह गई। महिमा हैरानी से बोली, रागिनी तुम? रागिनी खुद को संभालते हुए बोली, हेलो डॉक्टर महिमा, कैसे हो आप और यहाँ कैसे? महिमा बोली, मैं तो राजीव के साथ यहाँ आई हूँ, लेकिन तुम यहाँ? रागिनी बोली, वो सब लंबी कहानी है, फिर कभी बताऊँ, अभी मुझे कुछ पेशेंट को अटेंड करना है। महिमा बोली, शाम को कैफ़े में मिल सकती हो क्या? रागिनी अब थोड़ा कंफ्यूज हो गई। वो राजीव और महिमा से दूर रहना चाहती थी, लेकिन महिमा ने मिलने को कहा तो वो सोचकर बोली, ठीक है मैं ट्राई करती हूँ।
उस शाम रागिनी बहुत देर तक सोचती रही कि महिमा से मिलूं या नहीं। वो उनकी ज़िंदगी में दोबारा दखल नहीं देना चाहती थी, लेकिन वहीं दूसरी ओर वो राजीव की हाल चाल भी जानना चाहती थी। बहुत सोचने के बाद वो कैफ़े चली ही गई। वहाँ जाकर उसने देखा कि महिमा पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। रागिनी को देखते ही महिमा उठ खड़ी हुई और बोली, आओ रागिनी, बैठो, मुझे यकीन था तुम जरूर आओगी। रागिनी उसकी बात सुनकर फीका सा मुस्कुरा दी। तभी महिमा उसका हाथ पकड़कर बोली, रागिनी, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ, प्लीज़ ना मत करना। रागिनी उसकी ये हरकत देखकर थोड़ी हैरान हुई और बोली, हाँ कहिए डॉक्टर महिमा। महिमा बोली, रागिनी, तुम राजीव की ज़िंदगी में लौट आओ, उसे तुम्हारी ज़रूरत है। महिमा की बात सुनकर रागिनी शॉक्ड हो गई। उसने झट से महिमा के हाथ से अपना हाथ छुड़वाया और बोली, ये क्या कह रही हो आप डॉक्टर महिमा, ये पॉसिबल नहीं है। महिमा उससे विनती करती हुई बोली, प्लीज़ रागिनी, मना मत करना, राजीव को तुम ही ठीक कर सकती हो। अब रागिनी वहाँ से उठकर जाते हुए बोली, सॉरी डॉक्टर महिमा, जो आप चाहती हैं वो नहीं हो सकता। महिमा अब थोड़े गुस्से में उसका हाथ पकड़कर रोकती हुई बोली, क्यों नहीं हो सकता। रागिनी भी गुस्से में बोली, कैसी बीवी हैं आप डॉक्टर महिमा, शादीशुदा होते हुए अपने पति की जिंदगी में दूसरी औरत को लाना चाह रही हैं। अब महिमा बोली, व्हाट, ये क्या कह रही हो तुम, मैं और राजीव की पत्नी, हमारी शादी कब हुई जो मैं उसकी पत्नी बन गई। उल्टा तुम उसे शादी से पहले छोड़कर भाग गई थी, तुम्हारी वजह से ही तो राजीव की यह हालत हुई है। अब झटका लगने की बारी रागिनी की थी। वो भौचक्की सी बोली, क्या तुम और डॉक्टर राजू पति पत्नी नहीं हो। महिमा आप गुस्से में बोली, नहीं नहीं है। ये सच सुनकर रागिनी अभी उबर ही रही थी कि तभी महिमा ने उससे एक और खुलासा किया। वो बोली, तुम्हारे जाने के बाद राजू ने उस रात पहली बार ड्रिंक की थी। ड्रिंक करके वो गाड़ी से घर लौट रहे थे कि उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में राजू के पैर बेकार हो गए, उनमें कोई प्रतिक्रिया ही नहीं होती। राजू भी उस एक्सीडेंट के बाद खामोश हो गए, ना हंसते हैं ना बोलते हैं, जिंदा लाश बनकर रह गए हैं। उनकी यह हालत देखकर सुमित्रा आंटी दुखी रहती है। उन्होंने राजू को कहाँ कहाँ दिखाया, लेकिन उनकी हालत कोई फ़र्क नहीं हुआ। फाइनली मैंने ही उनसे राजू को मुंबई में दिखाने की बात कही और राजू को अपने साथ लेकर मैं मुंबई आ गई। महिमा अपनी बात ख़त्म करती हुई बोली। महिमा के खुलासे के बाद रागिनी सॉफ्ट सी कुर्सी पर बैठ गई। उसने क्या सोचा था और क्या हो गया। कहाँ तो वो राजीव और महिमा के सुखद भविष्य के लिए सब कुछ छोड़ कर आई थी, और कहाँ ये सब हो गया। उसे परेशान देखकर महिमा बोली, राजीव आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं रागिनी, उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है, लौट आओ। महिमा की बातें सुनकर रागिनी वहाँ से बेजान सी उठी और उठकर अपने घर की ओर चली गई। घर जाने के बाद उसे रह रहकर महिमा की कही हुई बातें याद आ रही थी। वो सोचने लगी कि काश कि मैं राजीव को छोड़कर जाने का फैसला ही ना लिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। राजीव की इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। उन्होंने मुझे एक नई जिंदगी दी और मैंने उन्हें दर्द की सिवा दिया ही क्या है। लेकिन अब बस मैं अपनी गलती को सुधारूंगी और राजीव को कैसे भी करके ठीक करूंगी। उसने खुद से यह फैसला कर लिया और अगली सुबह का इंतजार करने लगी। अगले दिन सुबह उठते ही रागिनी हॉस्पिटल गई और वहां जाकर अपने काम पर लग गई। कुछ देर में महिमा और राजीव डॉक्टर से मिलने आए। डॉक्टर ने राजीव को सभी रिपोर्ट देखी और बोला, आपकी सभी रिपोर्ट देख ली है, हम आज से ही आपका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। राजीव गुमसुम सा सब सुन रहा था। डॉक्टर आगे बोले, हमारे हॉस्पिटल की सबसे काबिल नर्स आपकी ट्रीटमेंट में हेल्प करेंगी या आपको एक्सरसाइज और मेडिसिन बता देंगी। इसके बाद डॉक्टर ने बेल बजाई तो वहाँ नर्स आ गई। नर्स को देखकर डॉक्टर बोला, ये रही आपकी नर्स मिस रागिनी। रागिनी का नाम सुनकर राजीव के दिमाग के तार एकदम से बज उठे। उसने नज़र उठाकर देखा तो सामने रागिनी को पाया। रागिनी को देखकर वह एकदम से उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन उठ नहीं पाया। रागिनी ने उसे आकर एकदम संभाल लिया। उस पर राजीव और रागिनी एक दूसरे के करीब थे और एक दूसरे की आंखों में झांक रहे थे। रागिनी को देखकर राजीव की आंखें भर आई और उसकी हालत देखकर रागिनी की आंखें भी नम हो गई। तभी डॉक्टर बोला, रागिनी तुम राजीव को अटेंड करना, इनकी मेडिसिन वगैरह सब मैंने लिख दी है, तुम इन्हें एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी करवा देना, ओके। ये कहकर डॉक्टर चला गया। उसके जाने के बाद महिमा बोली, राजीव मैं डॉक्टर से कुछ पूछ कर आती हूँ। ये कहकर वो भी डॉक्टर के पीछे पीछे कमरे से निकल गई। सबके जाने के बाद राजीव और रागिनी कमरे में अकेले रह गए। दोनों ही कितना कुछ कहना चाहते थे, लेकिन मानो होठ सिल गए हों। बहुत देर तक रागिनी को निहारने के बाद राजीव बोला, कैसी हो रागिनी, आज कितने समय बाद वो कुछ बोला था। रागिनी बोली, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो। राजू भरी आंखों से बोला, तुम्हारे बिना कैसे हो सकता हूँ। रागिनी अब चुप हो गई, नजरें झुकाए बहुत देर सोचने के बाद वो बोली, मुझे माफ़ कर दो राजीव,
ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना मैं उस दिन सब कुछ छोड़ कर आती, ना ये सब होता। आई एम सॉरी राजीव। ये कहते हुए राजीव का हाथ पकड़कर रोने लगी। राजीव व्हील चेयर पर बैठे हुए उसके बाल सहलाते हुए बोला, खुद को दोष मत दो रागनी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मेरी किस्मत में ही ऐसा लिखा होगा, तभी ये सब हुआ है। रागनी उसके हाथ थामते हुए बोली, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, देखना आप पहले की तरह चल फिर सकोगे। राजू मुस्कुराकर बोला, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इसके बाद वो दोनों ऐसे ही आपस में बातें करने लगे। उस कमरे के बाहर खड़ी महिमा उन दोनों को देखकर खुशी से भरी आंखों को पोंछने लगी। आज राजू के चेहरे पर कितने समय बाद मुस्कुराहट आई थी। ये देखकर महिमा भी मुस्कुरा उठी और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि काश ये दोनों हमेशा ऐसे ही साथ रहें। कुछ देर बाद दोनों मुस्कुराते हुए साथ बाहर आए और फिर महिमा राजू को लेकर चली गई। अगले दिन से महिमा राजू को लेकर हॉस्पिटल छोड़ने आती और फिर वापस चली जाती। उसके जाने के बाद रागनी और राजू को एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी करवाती। इसके अलावा वो राजीव को अपने हॉस्पिटल के बारे में भी बताती रहती। रागनी के साथ रहना, उससे बातें करना राजीव को बहुत अच्छा लगता। वो भी अपनी तरफ से ठीक होने की पूरी कोशिश करता। वो हर सुबह हॉस्पिटल जाने का वेट करता और हर शाम आने वाले कल का। रागनी के साथ उसका दिन कब निकल जाता उसे पता ही नहीं चलता था। समय इसी तरह बीत रहा था। राजीव और रागनी अब काफ़ी घुल मिल गए थे। राजीव की हालत में भी थोड़ा बहुत सुधार हो गया था। उसके पैरों में अब थोड़ी थोड़ी हरकत होने लगी थी। एक दिन हॉस्पिटल से एक पेशेंट की छुट्टी हो रही थी। वो जाते समय रागनी से बोला, रागनी जी, आपने जिस तरह मेरा ख्याल रखा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं आपसे कुछ पूछने चाहता हूँ। रागनी बोली, जी कहिए। वो युवक बोला, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? उसकी बात सुनकर रागनी बोली, माफ़ कीजिए, लोगों की केयर करना मेरा काम है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं उनसे कोई रिश्ता बनाऊं। होप्स यू अंडरस्टैंड। ये कहकर रागनी वहाँ से चली गई। रागनी के जाने के बाद वो युवक भी मुंह लटकाए हुए वहाँ से चला गया। तभी वहाँ कमरे से राजीव व्हील चेयर पर बाहर निकला। उसने उन दोनों की बातें सुन ली थी। उसके बाद से वो थोड़ा अपसेट सा था। उस दिन एक्सरसाइज में भी उसका मन नहीं लग रहा था। रागनी को लगा शायद आज मन नहीं होगा, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि वो खुश रखने की कोशिश कर रही थी। उस दिन घर जाने के बाद राजीव बहुत देर तक सोच में डूबा रहा। वो सोचने लगा कि मुझे लगा था कि रागनी शायद मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाएगी, लेकिन रागनी की ज़िंदगी में वैसे ही इतने तरह के लोग आते रहते हैं, तो क्या पता वो मेरी ज़िंदगी में वापस ना आए। क्या पता बीते एक साल में उसकी लाइफ में कोई आ चुका हो, शायद इसीलिए उसने उस लड़के को मना कर दिया हो। या फिर हो सकता है कि उसे पेशेंट से सिर्फ हमदर्दी हो, इसलिए वो उनसे मना कर देती हो। लेकिन मैं भी तो एक पेशेंट हूँ, हो सकता है कि उसे मुझसे भी सिर्फ हमदर्दी हो, इसलिए वो मुझसे इतना घुल मिलकर बात करती हो। ऐसे में मेरा रागनी के लौट आने की उम्मीद करना बेवजह है। इसी तरह के ख्याल उसे रात भर उलझाए रहे। अगले दिन सुबह के समय महिमा राजू को लेने आई तो राजू ने तबीयत का बहाना बनाकर हॉस्पिटल जाने से मना कर दिया। उस दिन रागनी ने बहुत देर तक राजू का इंतजार किया। जब वो नहीं आया तो उसे फ़ोन किया और ना आने की वजह पूछी। राजू ने उसे भी तबीयत खराब होने का झूठ बोल दिया। फिर अगले 4-5 दिन भी उसने ऐसे ही झूठ बोलकर हॉस्पिटल जाना टाल दिया। महिमा को राजीव का लगातार 5 दिन हॉस्पिटल ना जाना कुछ ठीक सा नहीं लग रहा था। वो छठे दिन राजीव के घर गई और उससे बोली, क्या बात है राजीव, तुम्हारी ऐसी क्या तबीयत खराब हो गई है कि तुम 5 दिन से हॉस्पिटल ही नहीं गए? राजीव उससे ऐसे ही झूठ बोलकर टालता रहा, लेकिन महिमा समझ गई थी कि वो झूठ बोल रहा है। महिमा बोली, देखो राजीव, बहाने तो तुम सारे बना ही चुके हो, अब लगे हाथ सच भी बता दो कि क्यों नहीं जा रहे हो हॉस्पिटल। फिर राजीव को मजबूरन बताना ही पड़ा। वो बोला, महिमा, जैसा कि तुम जानती हो, मेरी कोई जीने की इच्छा नहीं थी और ना ही मैं ठीक होना चाहता था। वो तो तुम मुझे यहाँ ले आई और मैं आ गया, लेकिन यहाँ आने के बाद जब मैंने रागनी को देखा तो फिर से जीने की इच्छा होने लगी। मैं खुद को ठीक होते देखना चाहता था। मुझ में फिर से उम्मीद जगी कि शायद रागनी का दोबारा मिलना किस्मत का कोई इशारा हो, शायद वो मेरी ज़िंदगी में फिर से लौट आए। लेकिन ये सब मेरा वहम है, वो मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं लौटेगी। महिमा बोली, ऐसा क्यों कह रहे हो? रागनी ने कुछ कहा तुमसे? राजू बोला, नहीं, रागनी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम ही सोचो मेरी हालत क्या है। ऐसे में रागनी मेरे पास क्यों लौटेगी? उसे भी हक है एक खुशहाल ज़िंदगी जीने का। मेरे साथ वो हमेशा दुखी ही रहेगी। इससे अच्छा होगा कि मैं उसकी ज़िंदगी से दूर चला जाऊं। महिमा बोली, लेकिन राजू। तभी वहाँ रागनी आ गई और बोली, तो ये वजह है आपकी ख़राब तबीयत की। रागनी को वहाँ देखकर राजू और महिमा भौचक्के के रह गई। रागनी बोली, एक समय था राजू जब आप मुझसे शादी करना चाहते थे। आज मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, करेंगे आप मुझसे शादी?
रागिनी की बात सुनकर राजीव और महिमा का मुंह खुला का खुला रह गया। राजीव की तो आंखें ही भर आईं। महिमा भी रागिनी की बात सुनकर खुश हो गई। रागिनी ने फिर से राजू से पूछा, बोली राजू जी, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? राजू का मन हुआ कि अभी रागिनी को गले लगाकर बोले कि हाँ, मैं तुमसे आज भी शादी करना चाहता हूँ, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाया। उसकी चुप्पी देखकर रागिनी बोली, जवाब दीजिए राजू जी। राजू उससे मुंह फेरते हुए बोला, नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। राजू की बात सुनकर महिमा बोली, ये क्या कह रहे हो तुम राजू? रागिनी उसे राजू को टोकने से रोकते हुए बोली, इन्हें कहने दीजिए महिमा जी। राजीव आगे बोला, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझ पर तरस खाकर मुझसे शादी करो। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन किसी की आंखों में मेरे लिए दया नहीं देख सकता। रागिनी उसके करीब आकर नीचे बैठ गई और उससे बोली, तुम्हारी इस बात का जवाब मेरे पास है, ये देखो। ये कहते हुए रागिनी ने अपने गले से वो चैन निकाल कर राजीव को दिखाई, जो कभी राजीव ने उसे गिफ्ट की थी। उस चैन को राजीव देख ही रहा था कि रागिनी बोली, आज भी आप इस निशानी के रूप में हर पल मेरे साथ हो। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे आपसे हमदर्दी है, बल्कि इसलिए कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। राजीव उसकी बात सुनकर डबडबाई आंखों से उसे देखता रह गया। रागिनी बोली, क्या अब भी आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते? क्या मुझे अपने जीवन साथी बनने का सौभाग्य देंगे? राजीव ने पलकें झपकाकर हाँ कहा तो रागिनी उसके गले लग गई और दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। महिमा उन्हें देखकर खांसने का नाटक करते हुए बोली, हम भी यहीं हैं वैसे। उसकी बात सुनकर राजीव और रागिनी एक दूसरे से अलग हुए और शर्माकर मुस्कुराने लगे। रागिनी राजीव से बोली, राजीव, मैं कल ही तुमसे शादी करना चाहती हूँ। राजीव बोला, लेकिन इतनी जल्दी क्यों? मेरा मतलब है कि माँ भी यहाँ नहीं है, मैं भी यहाँ दूसरे शहर में हूँ, तो सब कैसे होगा? रागिनी बोली, अभी हम कोर्ट मैरिज करेंगे, बाद में जब तुम्हारी हेल्थ ठीक हो जाएगी उसके बाद माँ की मौजूदगी में धूमधाम से शादी कर लेंगे। महिमा बोली, रागिनी, मैं तुम दोनों की शादी को लेकर बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है, क्यों ना तुम बाद में ही धूमधाम से शादी करो, एक बार कोर्ट मैरिज फिर मंडप में शादी। मुझे कुछ समझ नहीं आया। रागिनी बोली, मैं राजीव के साथ रहकर उनका इलाज करना चाहती हूँ ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए, और बिना शादी के मैं इनके साथ रहकर लोगों को कुछ कहने का मौका नहीं देना चाहती, इसलिए मैं इनसे जल्दी शादी करना चाहती हूँ। एक बार राजीव पूरी तरह ठीक हो जाए उसके बाद माँ जी के आशीर्वाद से हम फिर से शादी कर लेंगे। तब तक हम सिर्फ कानूनन पति पत्नी होंगे, वास्तविक नहीं। रागिनी की बात सुनकर राजीव को उस पर गर्व हो रहा था और महिमा को उसकी समझदारी देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। राजीव बोला, ठीक है, मैं आज ही माँ से बात करता हूँ। इसके बाद कुछ देर रुककर रागिनी और महिमा लौट गए। उस शाम राजीव ने अपनी माँ सुमित्रा जी को रागिनी के मिलने की खबर दी और साथ ही उससे कोर्ट मैरिज की बात कही। सुमित्रा जी पहले तो थोड़ी उलझन में थी, लेकिन जब राजीव ने उन्हें पूरी बात बताई तो वो मान गई। सुमित्रा जी की सहमति लेकर अगले दिन राजीव और रागिनी कोर्ट पहुंच गए। महिमा राजीव को व्हील चेयर पर लेकर आ गई। फिर कुछ लोगों की मौजूदगी में उन दोनों ने कोर्ट में शादी कर ली थी। शादी के बाद महिमा ने रागिनी को राजीव को सौंपते हुए कहा, आज से मेरा दोस्त तुम्हारी अमानत है रागिनी, ध्यान रखना इनका। रागिनी ने मुस्कुराकर कहा, जरूर। इसके बाद रागिनी ने राजीव की व्हील चेयर को थामा और खुद राजीव को लेकर कोर्ट से बाहर निकल गई। आज उसने कोर्ट में राजीव से ही नहीं बल्कि उसकी जिम्मेदारियों से शादी की थी और अब वो निकल पड़ी थी उन जिम्मेदारियों को दिल से निभाने। अब राजीव और रागिनी एक साथ एक ही फ्लैट में चले गए। अगले दिन रागिनी पूरी साजो श्रृंगार के साथ राजीव को लेकर हॉस्पिटल गई तो सब उसे देखते रह गए। उसकी अचानक शादी से सब शॉक्ड हो गए। रागिनी ने सबको बताया कि राजीव वही है जिनके नाम की चैन वो आज तक पहनती आई थी। हॉस्पिटल में सब उन दोनों को हैप्पी मैरिड लाइफ की विशेष दिए। अब रागिनी राजीव को हॉस्पिटल में भी ले जाकर एक्सरसाइज करवाती और घर में भी। उसकी मेहनत का ही फल था कि राजीव की हालत में तेजी से सुधार हो रहा था। वैसे तो वो दोनों एक ही फ्लैट में रह रहे थे, लेकिन दोनों अलग अलग कमरों में रहते थे। दोनों ही अपनी शर्त का ईमानदारी से पालन कर रहे थे। अब राजीव की हालत में पहले से सुधार हो रहा था। वो अब अपने पैरों पर थोड़ा थोड़ा खड़ा होने लगा था, लेकिन खड़े होते ही वो वापस बैठ जाता। रागिनी उसकी एक्सरसाइज के अलावा उसके पैरों की मालिश भी करती। वो रात दिन राजीव को ठीक करने के उपाय ढूंढती रहती और उन्हें आजमाती रहती। इस बीच सुमित्रा जी ने मुंबई आने की इच्छा जताई, लेकिन रागिनी ने उन्हें मुंबई आने से मना कर दिया। उसने कहा कि अब मैं आपके बेटे को सही सलामत घर लेकर आऊंगी, तभी आप राजीव से मिलना। सुमित्रा जी ने भी उसकी बात मान ली। एक दिन रागिनी राजीव को लेकर मंदिर में गई। वहां उसने राजीव के जल्द ठीक होने की प्रार्थना की। इसके बाद वो वहीं बैठकर जाप और पाठ करने लगी। राजीव वहीं बगल में हाथ जोड़े व्हील चेयर पर बैठा हुआ था।
जाप पूरा होने पर वो मंदिर में माथा टेकने लगी। तभी हवा के झोंके से उसका दुपट्टा जलते दिए की लो में जा गिरा और उसने आग पकड़ ली। रागिनी अपनी पूजा में इतनी मगन थी कि उसे पता ही नहीं चला। राजीव की उस पर नजर पड़ी तो वो एकदम से उठा और उठकर उसने रागिनी का दुपट्टा खींचकर फेंक दिया। राजीव को अपने पैरों पर खड़ा देखकर रागिनी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो भगवान का लाख लाख धन्यवाद करने लगी कि राजीव ठीक हो गए। उन दोनों ने फिर मिलकर भगवान का आशीर्वाद लिया और घर को लौट आए। राजीव आते समय आहिस्ता आहिस्ता अपने पैरों पर चलकर गाड़ी तक आया और फिर गाड़ी ड्राइव करके दोनों अपने फ्लैट पर चले गए। अगले दिन डॉक्टर ने राजीव में हुए इम्प्रूवमेंट को देखते हुए रागिनी की लगन और मेहनत की बहुत तारीफ की। इसके बाद अगले कुछ दिन तक और एक्सरसाइज करने के बाद राजीव अब लगभग ठीक हो गया था। वहां से डॉक्टर्स की इजाज़त लेकर राजीव और रागिनी अपने पुराने शहर लौट गए। महिमा तो पहले ही राजीव और रागिनी की शादी के बाद घर लौट चुकी थी। अब वो दोनों भी अपने घर लौट आए थे। घर आने के बाद राजीव ने डोरबेल बजाई तो सुमित्रा जी ने दरवाज़ा खोला। राजीव को सामने देखकर उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। राजीव ने आगे बढ़कर उनके पैर छुए और उनसे आशीर्वाद लिया। सुमित्रा जी ने राजीव को सही सलामत देखा तो उनका दिल भर गया और उन्होंने राजीव को गले लगा लिया। इसी दौरान उन्होंने देखा कि रागिनी उनसे थोड़ी पीछे दूर खड़ी थी। रागिनी को दूर खड़ा देखकर सुमित्रा जी ने रागिनी को अपने पास आने का इशारा किया तो वो दौड़ी चली आई और आकर सुमित्रा जी के गले लग गई। उनके गले लगकर वो भावुक होकर बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए माँ। सुमित्रा जी उसके बाल सहलाती हुई बोली, कोई बात नहीं बेटा, जो हुआ उसे भूल जाओ, अब अपने भविष्य की ओर देखो। ये घर आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अब शादी करके तुम दोनों अपनी गृहस्थी को संभालो। सुमित्रा जी की बात सुनकर राजीव और रागिनी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। अब सुमित्रा जी ने उन दोनों की शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी। शादी की तैयारियों में महिमा भी मदद कर रही थी। राजीव ज़्यादा भाग दौड़ नहीं कर सकता था तो उसकी जगह महिमा ही तैयारियां कर रही थी। उसे इस तरह मदद करता देख एक दिन रागिनी ने उससे अकेले में कहा, महिमा जी, आपने हम दोनों के लिए इतना कुछ किया, इसके लिए हम आपका जितना शुक्रिया करें उतना ही कम है। आपका यह एहसान हम कैसे उतारेंगे। महिमा बोली, मेरी शादी की तैयारियों में मदद करके। रागिनी बोली, आपकी शादी? महिमा बोली, हाँ, 2 महीने बाद मेरी भी शादी है डॉक्टर धीरज के साथ। रागिनी बोली, लेकिन आप तो राजीव जी से। इतना कहकर रागिनी ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। महिमा उसकी बात का मतलब समझ गई। वो उसे अपने बारे में बताती बोली, राजीव को मैं पसंद करती थी, लेकिन जब मैंने देखा कि राजीव मुझे सिर्फ दोस्त समझता है तो मैं पीछे हट गई। इसके बाद मेरी ज़िंदगी में धीरज आए। उनसे मिलकर मुझे लगा कि जिसकी तलाश मुझे बरसों से थी वो ख़त्म हो गई है। जिस दिन उन्होंने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया वो मेरी ज़िंदगी का सबसे खास दिन था। धीरज बहुत ही सुलझे और समझदार इंसान है। मेरे बारे में सब जानने के बाद भी उन्होंने मुझे राजीव की मदद करने के लिए मुंबई भेजा। राजीव को यहाँ दिखाने का सुझाव भी उन्हीं का था। अब जब सब ठीक हो गया है तो 2 महीने बाद हम भी शादी कर रहे हैं और तुम्हें शादी की तैयारियों से लेकर सारी रस्मों में शामिल होना है। महिमा मुस्कुराती हुई रागिनी से बोली। रागिनी महिमा का हाथ पकड़कर बोली, जरूर, और शादी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। महिमा ने उसे थैंक्स कहा और फिर दोनों तैयारियों में लग गए। देखते देखते शादी वाला दिन भी आ गया। उस दिन राजीव और रागिनी दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे थे। जयमाला के दौरान जब राजीव ने रागिनी को देखा तो बस देखता रह गया। सुमित्रा जी तो उनकी बलाएं लेती रह गईं। महिमा और धीरज भी उनकी शादी में शामिल होने आए। जैसे ही जयमाला का कार्यक्रम शुरू होने लगा तभी किसी ने आकर शादी में खलल डाल दिया। खलल डालने वाले कोई और नहीं बल्कि रागिनी के पुराने जेठ और जिठानी थे। वो आकर बोले, ये शादी नहीं हो सकती। रागिनी हमारे घर की बहू है, हमारे छोटे भाई की विधवा, ये दोबारा शादी नहीं कर सकती। उन दोनों को वहां देखकर सब सकते में आ गए। सुमित्रा जी भी घबरा गई। तभी महिमा आगे आई और बोली, क्यों नहीं हो सकती दोबारा शादी? कौन से कानून में लिखा है कि एक विधवा दोबारा शादी नहीं कर सकती? रागिनी की जिठानी बोली, हमारे घर के कानून में, हमारे यहाँ विधवा विवाह की प्रथा नहीं है। फिर वो रागिनी से बोली, और रागिनी, तुझे तो सब पता है ना, फिर भी शादी करने जा रही है? मान मर्यादा का कोई ख्याल है कि नहीं, या बिल्कुल बेशर्म हो गई है? रागिनी अब स्टेज से नीचे उतरने लगी। राजीव ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुकी। वो स्टेज से उतरकर नीचे आई और आकर उसने अपनी जिठानी के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा। रागिनी के इस वार से हैरान हो रागिनी का मुंह ताकने लगी। रागिनी बोली, तुम लोग कब से मान मर्यादा और इज्जत वाले हो गए? उस दिन कहाँ गई थी तुम्हारी मर्यादा जब तुम्हारा ये पति मुझे बेइज्जत करने की कोशिश कर रहा था? उस दिन कहाँ गई थी तुम्हारी शर्म जब तुमने हमारी सास का दम घोंटकर उन्हें मारने की कोशिश की थी? आज मेरी जिंदगी में खुशियाँ लौटी हैं तो तुमसे ये देखा नहीं जा रहा होगा, है ना?
रागिनी की बातें सुनकर उसके जेठ जेठानी हैरत में आ गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि रागिनी उन्हें इस तरह जवाब देगी। उसकी जेठानी उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ने लगी। वो बोली, बहुत जुबान चलने लगी है ना तेरी, रुक अभी बताती हूँ। ये कहकर वो रागिनी पर हाथ उठाने लगी। तभी रागिनी ने उसका हाथ रोक लिया और उससे पीछे की ओर धकेल दिया। तभी वहाँ पुलिस वाले आ गए। पुलिस वालों को देखकर महिमा बोली, ले जाइए इन्हें इंस्पेक्टर, जेल में ले जाकर इनकी अच्छी धुलाई कीजिए ताकि ये अपना जुर्म खुद कबूल कर सके। महिमा के कहने पर पुलिस वाले उन दोनों को पकड़कर ले गए। वो दोनों कहते रह गए कि इंस्पेक्टर साहब हमारी बात सुन लीजिए। फिर रागिनी ने महिमा को थैंक्स कहा और फिर से जयमाला की रस्म शुरू हो गई। जयमाला के बाद शादी की रस्में हुई। रागिनी के बड़े भाई भाभी कन्यादान के लिए आए थे, सो उन्हीं ने रागिनी का कन्यादान किया। इसके बाद राजीव और रागिनी एक दूसरे का हाथ थामे अग्नि को साक्षी मानकर उसके फेरे लेने लगे। सिंदूर और मंगलसूत्र पहनाने की रस्म के बाद उनकी शादी संपन्न हो गई। इसके बाद उन्होंने सुमित्रा जी और बाकी बड़ों का आशीर्वाद लिया। शादी के बाद एकांत के पलों में राजीव अपने कमरे में आया तो रागिनी से बोला, रागिनी तुमने मेरे लिए जो कुछ किया है उसके बदले मैं तुम्हारे लिए जितना करूं उतना कम होगा। मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि तुम्हें खुश रखूं, लेकिन फिर भी तुम मुझसे जो चाहो कह सकती हो। तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। रागिनी उसकी आंखों में देखती हुई बोली, अगर ऐसा है तो मुझसे एक वादा कीजिए, कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे कोई भी हालात हो, आप मेरे साथ रहेंगे, आखिरी सांस तक आप हमारा साथ रहेगा। कहते हुए रागिनी ने हाथ आगे किया। राजीव ने उसके हाथ में हाथ रखते हुए कहा, मेरा वादा है तुमसे, हम हमेशा साथ रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। राजीव की बात सुनकर रागिनी मुस्कुरा दी और फिर राजीव के गले लग गई। तो राजीव और रागिनी के प्यार का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। पागल खाने से शुरू हुई ये कहानी इनकी शादी पर पूरी होती है। शादी के बाद रागिनी राजीव के साथ मिलकर पागल खाने में मानसिक रोगियों का इलाज और सेवा करती है। सुमित्रा जी भी राजीव और रागिनी की जोड़ी देखकर संतुष्टि थी। उनकी दादी बनने की इच्छा थी, सो जल्द ही उनके घर में एक नन्हा मेहमान आया, रुद्र। रुद्र के आने के बाद उनका परिवार भी पूरा हो गया और साथ ही ये कहानी भी। आप सभी को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।